जीएस सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की सीरीज देख रहे थे और इससे पहले 3 वीडियो जा चुके हैं। पहले ही बताए थे कि हम लोग डेट वाइज हिस्ट्री को पढ़ेंगे। 1498 से हम लोग शुरू किए थे, 1498 से शुरू किए थे जो वास्को डी गामा भारत आए थे। इसी क्रम में हम पढ़ते पढ़ते 1947 तक जाएंगे और उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय, उसके अंदर जो काम हुए थे या ब्रिटिशर्स जो काम किए थे भारत में या मुगल के द्वारा जो काम किया गया था, हर एक चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लास्ट में हम लोग देखे थे क्या, जॉर्ज बार्लो यही थे ना। इसका एक ओवरव्यू हम दे ही दिए थे, फिर से चलिए यहां से हम लोग बता देते हैं। गवर्नर जनरल हम लोग देख रहे थे, है ना। गवर्नर जनरल, ठीक है, यही देख रहे थे ना। तो कौन थे? जॉर्ज बार्लो, जॉर्ज बार्लो, जॉर्ज जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो के बारे में देखोगे तो हम बताए थे कि म्यूटनी ऑफ सिपाहीज, आप कहोगे पहला सिपाही विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा किया गया। पहला सिपाही विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा नहीं किया गया। पहला सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। किसका कार्यकाल था? जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल था। और पहला सिपाही विद्रोह कहां हुआ था? भेलोर में हुआ था, ड्रेस कोड को लेकर। किसको लेकर हुआ था? ड्रेस कोड को लेकर। अब कहोगे सर ड्रेस कोड क्या था? यह अंग्रेज बदमाशी से बाज नहीं आते थे, बहुत बदमाश किस्म के इंसान थे। उन्होंने मुस्लिम को क्या बोला कि भैया क्लीन सेव होकर ऑफिस आओगे, और हिंदुओं को क्या बोला कि भैया टीका नहीं लगाओगे, दाउ टीका ऑफिस आना है। मतलब इस तरीके से धर्म के नाम पर फूट डालते हैं। भारत में कहा गया है ना कि कुछ भी कर लो, ठीक है, धर्म का ज्ञान मत पेलो, नहीं तो मारे और काटे जाओगे। और यही हुआ है ना, म्यूटनी ऑफ सिपाहीज के रूप में इसको देखा गया, सिपाही विद्रोह। भले ही चलिए आगे चलकर इस विद्रोह को जल्दी दबा दिया गया जॉर्ज बार्लो के द्वारा। और जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल देखोगे तो कब से कब था? 1805, 1805 से लेकर 1807 तक जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल था। तो अब आपसे पूछा जाएगा पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 57 आंसर मत मार देना, 1857 मंगल पांडे, ये आंसर मत मार देना। पहला जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में हुआ था और ड्रेस कोड को लेकर ये विद्रोह किया गया था। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो वन, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में। 1807 से लेकर 1813 तक ये रहे थे गवर्नर जनरल। 1807 से लेकर 1813 तक, ठीक है। अब उधर देखोगे मुगल का क्षेत्र तो निपटा ही दिया गया था, मैसूर का क्षेत्र निपटा ही गया था, ऑलमोस्ट मराठा का क्षेत्र निपटाने वाला ही था। अब कहें चलो भैया भारत में कुछ और बचा है, तो बोला हाँ हाँ सिख तो है उधर, है ना, सिख एम्पायर। तो बोले चलो उसको भी निपटा दिया जाए। लेकिन वहां किसका शासन था? वहां था रंजीत सिंह का शासन। अब उनसे कहा गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा कि भैया ये जो एम्पायर है ये क्या है, हमें मर्ज कर दो, हमें इसमें मिला दो, ठीक है। तो रंजीत सिंह के द्वारा बोला भैया सारा क्षेत्र तो आप ही का है, ये ले लो, ठीक है ना। क्या दिक्कत है? डिप्लोमेटिक आंसर रंजीत सिंह के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो 1809 में इसी को लेकर एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब हुई संधि? 1809 में ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर
होती है। ठीक है, अब देखोगे रंजीत सिंह एक काम बखूबी किए थे, आपको पता होगा हीरा के बारे में। ठीक है ना, वो लाए थे नादिर शाह से। ठीक है, नादिर शाह जो लूट कर ले गए थे वह हीरा, कोहिनूर हीरा, वो कोहिनूर हीरा को क्या है रंजीत सिंह वापस लाए थे, और वापस लाके किसको दिए थे, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट को दिए थे कि भैया लो हम ये गिफ्ट के तौर पर देते हैं, फिलहाल अभी अपना एम्पायर नहीं देंगे, ये गिफ्ट के तौर पे देते हैं, इसे रखो। और इसी में आज जब हम लोग मांगते हैं कोहिनूर हीरा ब्रिटिशर्स से, ब्रिटेन से मांगते हैं, तो क्या बोलता है, भैया ये तो गिफ्ट में दिया हुआ चीज है, आई एम सॉरी, गिफ्ट के दिए हुए चीज हम लौटा नहीं सकते हैं। और अभी भी देखोगे राजा के मुकुट पे जो हीरा ये लगता है वही कोहिनूर का हीरा आज भी है। ठीक है, तो ये हम लोग मांगते हैं, लेकिन ब्रिटेन इसे देने का नाम नहीं लेता है, बोलता है भैया ये तो गिफ्ट की चीज है और गिफ्ट की चीज लौटाया नहीं जाता है। ठीक है, आगे के क्रम हम देखते हैं। 1813 में एक कानून पास होता है, 1813 में। ठीक है, किनका कार्यकाल था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का कार्यकाल था। कौन सा कानून पास होता है 1813 में, जिसे हम चार्टर एक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट के नाम से ही जानते हैं ना। अब इसमें क्या था, ट्रेड मोनोपोली था। ट्रेड मोनोपोली क्या था कि भैया यहाँ हम ही व्यापार करेंगे, हम जो बोलेंगे वही चीज का यहाँ व्यापार होगा। किसान भी इससे परेशान थे, लेकिन ये ट्रेड मोनोपोली था, इसे पार्शियली इंड किया गया, कंप्लीटली इंड नहीं किया गया। कंप्लीटली इंड आगे किया जाएगा जब हम पढ़ाएंगे आगे 1833 का जब चार्टर एक्ट आएगा, लेकिन 13 में क्या किया गया, पार्शियली इंड किया गया, पार्शियली इंड कर दिया गया। और इसमें चीन और चाय के साथ जो व्यापार था वो छोड़ दिया गया, और एकाधिकार भारत में क्या होता है, यहाँ समाप्त हो जाता है। जो ट्रेड मोनोपोली था वो समाप्त हो जाता है चीन और चाय को छोड़कर, चीन और चाय को छोड़कर। ठीक है, तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा यही किया गया। और इस चार्टर एक्ट की खासियत थी, अंग्रेज के द्वारा ये बोला गया कि हर साल हम भारत को 1 लाख रुपये एजुकेशन के लिए देंगे। लेकिन कहते हैं ना, अंग्रेज बड़ी धूर्त आदमी थे, झूठे थे, मक्कारी उनमें भरा हुआ था। भैया वादा तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, जैसे आज के डेट में वादा किया जाता है, आपको भी पता है सभी के अकाउंट में कितने कितने रुपये जाएंगे, लेकिन आज तक मिला क्या, नहीं मिला। तो अंग्रेज भी यही हवा ही बात करते थे कि 1 लाख रुपये हम एजुकेशन खर्च करेंगे। भले ही झूठे आदमी थे, उन्होंने कभी दिया नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे 1814 से 16, 1814 से 1816 ये हम लोग देखेंगे। अब इसमें एक वार लड़ा जाता है, जिस वार का नाम है एंग्लो नेपाल वार। एंग्लो नेपाल वार कब लड़ा गया था, 1814 से लेकर 1816 में। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी भी स्टोरी हम लोग बता देते हैं। इसकी स्टोरी यह थी, भैया आपको अभी जस्ट बताए थे 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार छोड़कर क्या होता है, पार्शियली मोनोपोली इंड किया जाता है, कंप्लीटली नहीं होता है। तो चीन के साथ तो व्यापार था भैया, और चीन किस रास्ते से जाते थे ब्रिटिशर्स, तो नेपाल के रास्ते, बीच में ये नेपाल पड़ता था। और यहां एक राजा हुआ करते थे किंग डोगरा। किंग डोगरा कहां के राजा थे, नेपाल के राजा थे किंग डोगरा। किंग डोगरा बोले भैया कि ये रास्ते से यदि जाओगे तो तुम्हें क्या देना होगा, टैक्स देना होगा।
टैक्स नहीं दोगे तो ये रास्ते से तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है, ये रास्ते से तुम नहीं जा सकते हो। तो इसी बीच होता है क्या, तो बोला हाँ बात तो सही बोले, टैक्स तो देंगे। तब अंग्रेज बोले कि क्यों ना चलो भैया नेपाल को निपटा दिया जाए। क्या है, नेपाल को निपटा दिया जाए। अब नेपाल को निपटाने में अंग्रेज लग गए। तो देखोगे आधा से ज्यादा क्षेत्र जो नेपाल का था वो अपने कब्जे में ले लिए, 1/3, ठीक है, 1/3 क्षेत्र। और वहां हुआ करता था ना, जैसे गोरखा वगैरह का नाम सुने होंगे, ठीक है। वहां भी जो इंडियन आर्मी है अधिकतर देखोगे गोरखा लोगों को शामिल किया जाता था। तो हद तक अंग्रेजों का सामना किया गोरखा लोग ने, ठीक है। लेकिन अंग्रेज बहुत तेज किस्म के आदमी थे और नेपाल को भी हद तक निपटा दिया और 1/3 को अपने कब्जे में ले लिया। और यहां एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सगौली। कौन सी संधि होती है, ट्रीटी, और ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा था। ट्रीटी ऑफ सुगौली कब होती है, 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली की संधि साइन की गई। फिर ठीक है, फिर यहां से बोले ठीक है भैया जो क्षेत्र बच गया उसे रखो, फिर हम वापस आएंगे चाय पीने, तो फिर ये भी क्षेत्र ले जाएंगे। अंग्रेज देखो बहुत तेज इंसान थे। वो क्या करते थे, भारत पे किस तरीके से कब्जा करते थे, आगे बढ़ते थे, देखते थे कि भैया ठीक है मैं हार रहे हैं तो पैर में लटक जाते थे, सॉरी हम जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बेशर्म किस्म के इंसान थे। उनके अंदर बिल्कुल ना तो ईगो था ना तो शर्म था। यदि शर्म और ईगो रहता तो कब से इंडिया के भाग गए रहते। ऐसा थोड़ी था कि वो युद्ध नहीं हार रहे थे या उन्हें पीटा नहीं जा रहा था, लेकिन वो सोच ही लिए थे कि एक दिन पूरे भारत पे कब्जा करेंगे, यानी दृढ़ संकल्प लेकर भारत आए थे। इसीलिए तो कहते हैं आप लोग भी दृढ़ संकल्प लो, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो वो एग्जाम निकालने की कोशिश करो। आप लोग क्या करते हो कि आप मानो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब दिन भर पीटी करते रहते हो। भैया पीटी के साथ मेंस भी जरूरी है ना, जो सारी चीजें जरूरी है वो तैयारी करोगे ना। सिर्फ प्री कर लेने से आपका बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पीटी निकल भी जाएगा तो 1 महीना तो आपको समझने में लगेगा मेंस का सिलेबस, फिर 2 महीने में कहोगे सर बहुत प्रेशर है कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा पढ़ाई करके क्या फायदा है। तो पूरे सिलेबस को आप देखोगे ना, साथ में लेके चलोगे ना कि 1 साल पीटी निकालो फिर अगले साल भी पीटी निकालो या अगले साल मेंस की तैयारी करो, ऐसा है क्या। तो सारी चीजों को साथ लेकर चलो, ठीक है। अपने आप से खिलवाड़ मत करो कि अभी सिर्फ पीटी पढ़ रहे हैं। अरे 1 घंटा मेंस के ऊपर दे दोगे तो क्या होगा, एक टॉपिक पढ़ने में क्या दिन भर लग जाते हैं, नहीं दिन भर लगते हैं। 1 घंटा एटलीस्ट मेंस पर हो और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन कितने मिनट में लिखते हो, 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, ठीक है। तो रूम पे भी तो 20 नहीं 25 मिनट में लिख ही सकते हो। 1 घंटा पढ़ने में गए, आधा घंटा ले लो, 1.5 घंटा में इतना आप कर ही सकते हो, फ्लो बना रहेगा। नहीं तो पीटी करते रहो और सांप सीढ़ी का खेल खेलते रहो, ऊपर गए फिर कट के आ गए 0 पे, फिर अगेन पीटी शुरू किए, फिर वही गेम चालू है, ठीक है। फिर एग्जाम है, फिर मेरा मेंस नहीं निकला, फिर अगेन पीटी पे लगे हुए हैं। यदि तैयारी करना है तो संपूर्ण तैयारी करो और सोचो कि मुझे इसी बार फाइनल सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं 1816 से 19 के बीच की स्टोरी। 1816 से 19 के बीच, 1816 से 1819 के बीच की स्टोरी हम लोग देखेंगे। क्या लड़ा गया था, थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार। उधर देखोगे मुगलों को तो निपटा ही दिया, मैसूर को भी निपटा दिया और मराठा को भी हद तक कमजोर कर दिया गया था। ये था ना। तो अब सोचे जो क्षेत्र बच गया, चलो भैया अब इसको भी निपटा लिया जाए, ठीक है। क्योंकि हमें तो पूरे भारत पे कब्जा करना है ना, क्योंकि दृढ़ संकल्प लेकर आए हैं। क्योंकि यहाँ के राजा महाराजा जो शासक थे मूर्ख तो थे ही, मूर्ख नहीं रहते तो अंग्रेज इस तरीके से फिर थोड़ी लूटपाट करते, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार लड़ा गया। इसे क्या कहते हैं, बैटल ऑफ पिंडारी। बैटल ऑफ पिंडारी।
बैटल ऑफ पिंडारी के नाम से भी जाना जाता था। और यह युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठा पर कब्जा कर लिया। फाइनली अंग्रेजों ने मराठा पर कब कब्जा कर लिया? 1819 में। वाह भाई, अंग्रेज तो बहुत तेज इंसान निकले, अंग्रेज तो बहुत तेज इंसान निकले। अब देखोगे 1764, पता होगा बक्सर युद्ध। इसके बाद है ना, बंगाल के क्षेत्र पे पूरे कब्जा कर लिए थे, यानी मुगलों पर कब्जा। 1799 टीपू सुल्तान मारा गया, पता होगा है ना। मुगल मौसे मैसूर 1819 में। मौसे मराठा, देख लो क्या सीक्वेंस है ना। मतलब मौसे मुगल को निपटा दिया गया, मौसे मैसूर को भी निपटा दिया गया, लास्ट में मौसे मराठा को भी निपटा दिया। और हर में देखो 3 ही वर्ड है ना। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हो कि मुगल को निपटाने के बाद मैसूर को निपटाया गया, और मैसूर को निपटाने के बाद मराठा पर भी कब्जा कर लिया गया। अब अंग्रेजों का शासन ऑलमोस्ट पूरे भारत पर था। ऑलमोस्ट शासन क्या था? पूरे भारत पर था। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है ना। क्या था? 1813 से लेकर 1823 तक इनका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक कार्यकाल रहा है। किनका? लॉर्ड हेस्टिंग का, ठीक है। और ये एक सिस्टम लाए थे 1820 में, रोटवारी सिस्टम 1820 में। क्या था? रैयतवारी, जिसे रोटवारी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था। पहले देखोगे जमींदारी व्यवस्था लाया गया था। सबसे पहले क्या था? जमींदारी व्यवस्था लाया गया था। किसके द्वारा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाए थे। कॉर्नवालिस के द्वारा। अब 20 में क्या लाया गया? रैयतवारी सिस्टम लाया गया। रैयतवारी सिस्टम लॉर्ड हेस्टिंग के अंतर्गत लाया गया। जो लाने वाले अधिकारी थे वो थे लॉर्ड मुनरो, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और जो लाने वाले अधिकारी थे उनका नाम था लॉर्ड मुंडो। अब यहां बोला गया भैया अब हम जमींदारों से टैक्स नहीं वसूलेंगे, किसानों से सीधे टैक्स वसूलेंगे। क्या है? जमींदारों से हम टैक्स, उसमें क्या था जमींदारी व्यवस्था में कि भैया जमींदार से टैक्स वसूलेंगे, और इसमें बोला किसानों से सीधे टैक्स वसूलेंगे। अब देखोगे कि किसान से सीधे यहां टैक्स वसूला जाता था। और टैक्स भी देखोगे ना, टैक्स बहुत हाई टैक्स लिया जाता था भैया। किसान इससे परेशान हो गए थे, किसान इससे बहुत परेशान थे, ठीक है ना। और उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे, और लाने वाले अधिकारी कौन थे? मुनरो साहब थे। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड आर्मरेस्ट। इनका कार्यकाल था 1823 से 1828 के बीच। 1823 से 1828 के बीच किसका कार्यकाल था? आप लोग भी कॉपी पेन लिख के कर लें, रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में वो चीजें आप 1-2 बार और पढ़ लोगे तो चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। 1823
1823 से लेकर 1828 के बीच किनका कार्यकाल था? लॉर्ड आर्मरेस्ट। अब सोचे भैया भारत का क्षेत्र तो निपटा ही रहे, क्यों ना थोड़ा बर्मा और माँ चले, ठीक है, घूमने का मन भी कर रहा है, थोड़ा उधर के क्षेत्र को निपटा लिया जाए। बर्मा को कब्जा करने की प्लानिंग होने लगी थी, ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड आर्मरेस्ट के द्वारा। अब देखोगे 1824 से 26 में फर्स्ट आंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1824 से 26 के बीच, 1824 से 26 के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? फर्स्ट आंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा गया। और इसमें हद तक बर्मा वाले क्षेत्र जो उधर थे उनको कैप्चर कर लिया गया। उसमें जो थे असम, मणिपुर, अराकान कैप्चर, यानी असम, मणिपुर, अराकान वाज कैप्चर। मतलब ये सारे क्षेत्र अब अंग्रेज के कब्जे में आ गए थे। और उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड आर्मरेस्ट। मतलब इन्हें चैन नहीं था। आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, बोले भैया भारत को ही क्यों, जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं सबको निपटाया जाए। अब हम लोग आगे के क्रम को पढ़ेंगे। और यहाँ इससे पहले एक समझौता हुआ था। पहला जो 1814 से 16 के बीच बताए थे, जो फर्स्ट आंग्लो नेपाल वार हुआ था, उसमें कौन सा समझौता था? बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ट्रेटी ऑफ सुगौली। और वहां नेपाल के राजा कौन थे? किंग डोगरा। क्योंकि आपको बताए थे चीन जब जाना था तो नेपाल के रास्ते से होकर जाना था, और वहां किंग डोगरा ने टैक्स मांगा अंग्रेजों से, और बोले कि ठीक है भैया टैक्स देते हैं, टैक्स नहीं तो कुछ और देंगे। और उनके मन में प्लानिंग आ गई कि भैया इन्हें निपटा दिया जाए। तो हद तक उनका क्षेत्र कब्जा कर लिया गया। आपको बताए थे 1/3 क्षेत्र को क्या किया गया? कब्जा कर लिया गया। और फिर बोले बर्मा को क्षेत्र को निपटाया जाए, और लगभग यहां भी निपटाया गया। आपको बताए थे असम, मणिपुर, अराकान, ये क्षेत्र को क्या कर लिया गया? अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और यहां एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ यानडोवो, ठीक है, यानडोव की संधि हुई थी, ठीक है, किसके साथ? बर्मा के साथ। नेपाल के साथ कौन सी संधि हुई थी? ट्रीटी ऑफ सुगौली। और ये क्वेश्चंस पहले भी बताएं, बीपीएससी पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो पढ़ेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। और इनका जो कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इस टाइम के भारत में एक राजा थे, आप लोग सुने भी होंगे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो कि इन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए। और 1828 में देखोगे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन से समाज? ये क्वेश्चंस आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। और आपको पता होगा नव जागरण या आधुनिक भारत के अग्रदूत भी बोला जाता है, ठीक है, मॉडर्न्स इंडिया के अग्रदूत भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, अग्रदूत के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की कब? 1828 में। और 1829 का वह टाइम पीरियड था जिसने विलियम बेंटिक ने सती प्रथा बैन कर दिया, बैन सती प्रैक्टिस। और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए कि पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो था, कौन से वह गवर्नर जनरल थे जो फर्स्ट टाइम्स क्या है सती प्रथा को बैन किए थे। और उसमें बताए भी थे कि इसमें आगे राजा राम मोहन राय का भी नाम जुड़ता है और विलियम बेंटिक का भी नाम जुड़ता है, क्योंकि इस ओर भरपूर कोशिश किए थे। और एक चीज और बताए थे, एक होता है सती प्रथा और एक होता है
जौहर प्रथा। सती प्रथा क्या होता है? यदि आपके हस्बैंड युद्ध लड़ने जा रहे हैं और उनका देहांत हो जाता है तो जबरदस्ती उनके वाइफ को उनके चीते के साथ लेटा दिया जाता है, इसे हम सती प्रथा करते हैं। और एक होता है जौहर प्रथा। आप सुने होंगे पद्मावत मूवी देखे भी होंगे और उसकी स्टोरी सुने भी होंगे, ठीक है। नहीं सुने हैं तो एक बार मूवी देख लीजिए, ठीक है। जब उनके हस्बैंड युद्ध पे जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, वाइफ क्या जौहर कर लेती है, क्योंकि उनके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाए औरों के साथ, तो आग में अपने आप को खुद जाकर झोंक देती है। इसे हम जौहर प्रथा कहते हैं। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। अब भारत में ठगों की कमी नहीं थी। 1830 में देखोगे ठगों का अंत किया गया। 1830 में विलियम बेंटिक के द्वारा ठगों का अंत किया गया। और ये भी क्वेश्चंस बीपीएससी में आपसे पूछा गया है, कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ठगों उन्मूलन का अंत किया? तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। अब आते हैं 1833 का जो टाइम पीरियड था, एक और सिस्टम आया और उस सिस्टम का नाम था महलवारी सिस्टम। 1833 में 1833, ठीक है। आपको पता होगा 1828 से लेकर 1835 तक कौन थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक ही थे। और इसके अंडर ही ये सारे चीजें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं घटी विलियम बेंटिक के अंतर्गत। तो कौन सा सिस्टम आया था? महलवारी। पहला सिस्टम का नाम था जमींदारी व्यवस्था, दूसरा का नाम था रोटवारी सिस्टम जिसे रैयत बारी व्यवस्था कहते हैं, तीसरे का नाम था महलवारी सिस्टम। और इसमें क्या किया गया? डिवाइड द एरिया इनटू महल, ठीक है। मतलब टैक्स कलेक्शन जो था हेड ऑफ द विलेज करता, ठीक है। जो वहां के मतलब जो हेड होते थे, विलेज के हेड होते थे, जिसे आप प्रमुख के नाम से जानते हो। बोला भैया ना तो हम जमींदार के पास जाएंगे ना तो हम किसान के पास जाएंगे। अब एक काम करो, इस गांव का जो हेड है ना वो टैक्स वसूल कर लाएगा और हमें देगा। महल का अर्थ क्या होता है? गांव। महल का अर्थ होता है गांव। और उस गांव के जो हेड होंगे वह टैक्स लाके हमें पहुंचाएंगे। और बताओ बहुत सारे एरिया में ये सिचुएशंस देखने को मिली और किसान इससे काफी परेशान दिखे। पंजाब, अवध, आगरा, मध्य प्रदेश। पंजाब, अवध, आगरा, मध्य प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में ये टैक्स वसूली की गई थी। अब आते हैं 1835। हम ईयर वाइज पढ़ रहे हैं और ईयर वाइज पढ़ते हुए हम 1947 तक चलेंगे और लिख के देते हैं। इसके बाद आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, चाहे वह बीपीएससी का हो, चाहे वह आप एसआई दे रहे हो, किसी का भी क्वेश्चन बनाइए, आपसे इजीली क्वेश्चन बनेंगे। और कुछ भी 100% नहीं होता है। यदि 20-22 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 17-18 क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं, ठीक है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब 1835 हम लोग देखते हैं। 1835 क्या है? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। तो यह भारत में अब क्या है? इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आपको बताएं किसका कार्यकाल चल रहा है? विलियम बेंटिक का, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले की वजह से जैसे ये सब लाया गया था, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब जो धारा आप सुने होंगे, सीआरपीसी, आईपीसी,
ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसे लाने वाले थे, सीआरपीसी आईपीसी। ठीक है, अब आगे के क्रम को हम लोग देखते हैं। 1835 तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 1835 में हम लोग ये पढ़े थे। अब 1833 देखते हैं। ठीक है, 1835 में इसे ये हुआ था, सीआरपीसी आईपीसी लॉर्ड मैकाले थे। अब 1833 के क्रम को हम लोग देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट पढ़े थे। अब 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग देखेंगे। अब जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, वह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, कंप्लीटली एंड। वहां क्या था 1813 में? पार्सली एंड था, चीन और चाय के साथ छोड़कर था, लेकिन 33 आते आते क्या हो गया? कंप्लीटली एंड कर दिया गया ट्रेड मोनोपोली का। जो चीन और चाय था उसको भी समाप्त कर दिया गया। और दूसरा काम जो यहां होता है, गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वह पद समाप्त करके क्या लाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद लाया गया। गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे, गवर्नर जनरल बंगाल के जो थे, अब ये भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे, इंडिया के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो लास्ट जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक। और वो पहले भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पूछेगा बंगाल का तो भी विलियम बेंटिक लगाइएगा आंसर, और भारत का पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि जो अंतिम थे वह यहां क्या बन जाते हैं? प्रथम बन जाते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बन गए? विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। अब आगे के क्रम को हम लोग पढ़ेंगे। चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36। ज्यादा दिनों का कार्यकाल इनका नहीं था। इन्होंने एक कानून पास किया, इन्होंने एक कानून पास किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। फिर से इससे पहले भी आप देखोगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और उसमें क्या किया भैया? प्रेस ज्यादा हीरो नहीं बन रहा है। क्या क्या भैया? जो हम बोलेंगे वह खबर छापोगे, अपने मर्जी से कोई खबर नहीं छापोगे। तो इससे पहले भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। और मेटकॉफ जी जो आए थे, या क्या, रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, मतलब जो उन पे बैन लगा था वह बैन हटा दिए। इसलिए इन्हें भारत में क्या बोला जाता है? प्रेस को आजाद किया। तो इस तरीके से भारत में इन्हें अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को ये प्रेस को आजाद किए साहब, और इन्हें भारत से ही आजाद कर दिया गया। वापस कहां बुला लिया गया? ब्रिटेन। भैया बोला तुम ज्यादा हीरो बन रहे हो, तुमको ये सब कार्यों के लिए नहीं भेजे कि भारत को रियायत दो, तुम आ जाओ वापस। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड नेक्स्ट देखोगे। लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। अब लॉर्ड ऑकलैंड देखोगे, इनका जो कार्यकाल था 1836 से लेकर 42 तक था। 1836 से लेकर 42 तक किसका कार्यकाल था? लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल था। ठीक है, अब देखोगे 1839 से 42 तक एक युद्ध लड़ा गया, एंग्लो अफगान वार। कौन सा युद्ध लड़ा गया? 1842 कार्यकाल था। ठीक है, 36 से 42 कार्यकाल था, और 39 से 42, 1839 से 42 कौन सा युद्ध
लड़ा गया एंग्लो अफगान वार। अब भैया इन्हें नींद ऊंद तो आती नहीं थी, ये सोचते रहते थे भैया अब किधर निपटाया जाए। अब थोड़ा सा चलो भारत से बाहर, और भैया एंग्लो अफगान वार ये भारत था तो ठीक है, जमीनी क्षेत्र था, सतही क्षेत्र था, और अंग्रेज क्या थे, हट्ठे कट्ठे इंसान थे, तो लड़ने में आसानी होती थी। बोले कि नहीं अब तो कहाँ जाके मारेंगे, अफगान जाके वहां के व्यक्तियों को अब मारना है। तो भैया अफगान वाला जो क्षेत्र था ना वो पहाड़ी क्षेत्र था। अब तालिबानी छुप छुप के वहां बैठे रहते थे कि भैया आ जाओ अब तुम्हें हम खाते हैं मजा। और वहां जब लॉर्ड ऑकलैंड अपने सेना को भेजा, बुरी तरीके से वहां परास्त कर दिया गया एंग्लो अफगान वार में। वहां से अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया गया, और इसे ऑकलैंड फॉली के नाम से भी जाना जाता है कि भैया मूर्ख ऑकलैंड है ना, मूर्खतापूर्ण काम किए थे। बोला था भैया एकदम तुम मूर्ख ही हो, तुम वहां क्यों करने गए, तुम्हें भारत में शासन करने भेजे कि भैया यहाँ तुम्हें नींद नहीं आती है कि तुम अफगान चले गए। तो वहां से खदेड़ कर भगाया गया, वहां से क्या है, खदेड़ कर भगाया गया। तो इस वजह से लॉर्ड ऑकलैंड को भारत से छुट्टी हो जाती है और वापस बुला लिया जाता है। वापस कहां बुला लिया जाता है, ब्रिटेन बुला लिया जाता है। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे का कार्यकाल देखोगे 1844 से लेकर 48। लॉर्ड हार्डिंगे का कार्यकाल था 1844 से लेकर 1848 तक, और 1845-46 में देखोगे तो यहाँ एक वार लड़ा गया। कहा चलो भैया वो जो सिख थोड़ा बहुत बच गया है अब उसे भी निपटाया जाए। 1845 से 46, 1845 से 46 तक कौन सा युद्ध लड़ा गया था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार लड़ा गया था। और यहां एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। कौन सी संधि होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर की संधि होती है, कब होती है, 1846 में। 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। और इसके बाद देखोगे अंग्रेजों ने सिख के आधे एम्पायर पर कब्जा कर लिया गया। बोला चलो भैया अब सिख को भी हद तक निपटा दिए हैं, फिर आएंगे घूरकर, ठीक है, फिर आएंगे चाय कॉफी पीने। अब आगे के क्रम को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे के क्रम को, है ना। अब देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी, और इनका कार्यकाल क्या था, 1848 से 56। 1848 से 1856 इनका टाइम पीरियड है। आप पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल। फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था कौन से चार्टर एक्ट के तहत चेंज हुआ। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देकर पढ़ लीजिए, यदि आप अपने ऊपर ध्यान दे लेंगे तो यकीन मानो कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, आप सफल जरूर होगे। 1848 से 56 के बीच देखेंगे क्या लड़ा गया, है ना, 1849, ठीक है। क्या लड़ा गया था, सेकेंड एंग्लो सिख वार लड़ा गया था। बताए थे डलहौजी के कार्यकाल में 1849 तक अंग्रेजों का पूरे भारत में शासन लगभग हो गया था। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद क्या हुआ था, 1849 में फाइनली अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गया, और हर चौक, हर चौराहा, हर गली,
हर सड़क पे अंग्रेज ही अंग्रेज नजर आ रहे थे और फाइनली जो चाहिए उन्हें मिल गया। 1849 में वो हर जगह भारत के कब्जा कर लिए थे। भारत के हर क्षेत्र में अंग्रेजों का दबदबा हो गया था, क्योंकि आपको पता होगा मुगल को निपटा दिए, मैसूर को निपटा दिए, मराठा को निपटा दिए और इधर अब सिख को भी निपटा दिए। अब भारत में इनसे लड़ने वाला कोई नहीं बचा था। आपको पता था ना कि ये आगे अफीम उफीम की भी खेती करते थे भारत में और पूरे दुनिया को भी नशाखोर बनाना चाहते थे। इंडिया को तो नशाखोर बना ही दिए थे और यहाँ का राजा महाराजा पूरा नशा में तुल हो गया और 1849 में फाइनली पूरे भारत में इनका शासन हो गया। और 1848 में देखोगे तो डलहौजी के द्वारा एक चीज लाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापक सिद्धांत जिसे बोलते हैं। 1848 में क्या लाया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये क्या था भैया? इस नीति के तहत बोला भैया कुछ राजा महाराजा बच गया ना, तो भैया एक काम करो, जो आप होता था कि राजा था, अब उसके बेटे नहीं थे तो भैया आस पड़ोस के भी लोग बन जाते थे राजा। तो बोला भैया ये काम तो नहीं चलेगा, ये जो गोद लेके बना देते हो राजा, ये सब काम अब भारत में नहीं चलेगा, और चलेगा तो हम खदेड़ कर मारेंगे। ठीक है ना? तो आप सोचें डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स ला के अब जो कुछ राजा महाराजा बच गए तो भैया यदि तुम्हारा बेटा है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, साइड निकलो, यहां हम कब्जा कर लेंगे। तो सबसे पहले इस नीति के तहत पर जो कब्जा किया गया क्षेत्र था वह था सतारा। सतारा कब कब्जा किया गया? 1848 में। और सतारा कहां है? महाराष्ट्र में है। सतारा कहां है? महाराष्ट्र में है। और उसके बाद देखोगे जैतपुर और संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर। उसके बाद जो देखोगे जैतपुर संभलपुर के बाद उदयपुर। उदयपुर कहां है? राजस्थान में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य आप लोग पढ़े भी होंगे, क्वेश्चंस भी यहां से आया था, उदयपुर। उसके बाद झांसी। झांसी झांसी के बाद देखोगे दो क्षेत्र था, नागपुर और अवध। नागपुर अवध। देखोगे तो जैतपुर और संभलपुर को 1849 में निपटाया गया, उदयपुर को 1852 में निपटाया गया, झांसी को 1853 में निपटाया गया, नागपुर को 1854 में निपटाया गया। और अवध को जब निपटाने आए थे तो यहाँ के राजा महाराजा बोले भैया मेरी तो हजार हजार पत्नियां हैं, ठीक है, हमें क्यों निपटा रहे हो? अवध वाले बोले। ठीक है ना? आपको पता है ना जो प्रेजेंट डे लखनऊ आता है उसी का क्षेत्र उस टाइम अवध था। तो बोला भैया हमें क्यों निपटा रहे हो, हमारे तो अपने बेटे हैं। तो वो बोले भैया यहाँ कुशासन है, सुशासन नहीं है, पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है ना, यहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं है, इस वजह से हम तुम्हें निपटा रहे हैं, और कोई बात नहीं थी। क्योंकि उनका मकसद ही था भैया है तो भी निपटाएंगे, नहीं है तो भी निपटाएंगे। कहते भैया ना चोर लोग थे ना, धूर्त लोग थे, तो वो कहां कुछ सुनने वाले थे। तो इस नीति के तहत अवध को भी निपटा दिया गया। ठीक है, अब देखोगे 1852 से 53, 1852 से 53 वो जो बर्मा थोड़ा बहुत हीरो बन रहा था, बोला भैया चलो ठीक है उधर चल ही दिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अवध के बाद तो देखोगे यहां इस नीति के तहत के बाद तो क्या हुआ, अंग्रेजों को फुल इज्जत मिल ही गया था पूरे भारत में। अब मिर्जापुर का डायलॉग सुने हो ना, अब हम वो गुड्डू पंडित नहीं है जो लिबिर लिबिर करते हैं, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। ब्रिटेन में बोला भैया अब वो हम ब्रिटेन नहीं रहे जो एकदम जी हुजूरी करेंगे, अब हम चाहिए फुल इज्जत, नहीं तो खदेड़ के और दौड़ा दौड़ा के कहो तो यहां से ब्रिटेन पहुंचा देंगे। ठीक है ना, ये बोला गया। अब बर्मा जो हीरो बन रहा था 1852
1852 से 53 में सेकेंड, 1852 से 53 में सेकेंड एंग्लो बर्मा वार लड़ा गया। ठीक है, और इस पे क्या किया गया, लोअर बर्मा पर कब्जा कर लिया गया। लोअर बर्मा का जो क्षेत्र था उस पे कब्जा कर लिया गया। कब, 53 में, सेकेंड एंग्लो बर्मा वार में। अब अंग्रेज बोले भैया अब क्या करें, निपटा तो लिए हैं, अब मन नहीं लग रहा है, हाथ उठ खुजला रहा है, कुछ तो किया जाए। अब 1853 में अंग्रेजों ने पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की। 1853 में 1853 में अंग्रेजों ने पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की। कहां से कहां, बंबई टू थाने। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते जाएं, हम बोल रहे हैं बंबई टू थाने। और कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। और भैया क्या ये भारतीयों के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी, क्या नहीं, खुद के लिए बिछाई गई थी कि भैया हम अपना आर्मी, हम अपना सेना एक जगह से दूसरे जगह इजिली भेज सकें, व्यापार इजिली कर सकें, इसलिए यह रेलवे लाइन लाई गई थी, कोई भारतीयों के लिए नहीं लाई गई। भले आगे चलकर भारत को फायदा हुआ वो अलग बात है, लेकिन उनका मकसद था भैया हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें, और कोई विद्रोह कर रहा है तो अपना सेना भेजकर उस विद्रोह को जल्द से जल्द दबा दें। ठीक है, और इस ट्रेन को 3 इंजन ने खींचा था। इस ट्रेन को याद रखना, 3 इंजन ने खींचा था। इसका नाम था साहेब, साहेब नाम था, सिंध नाम था और सुल्तान नाम था। साहेब, सिंध, सुल्तान, ये 3 इंजन मिलकर जो 1853 में ये ट्रेन लाया गया, इन्हीं तीनों इंजनों ने इस ट्रेन को खींचा था, ये याद रखिएगा। अब कहा अब भी मन नहीं लग रहा है, कुछ और काम किया जाए, तो 1853 में ही पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई कब, 1853 में ही। आप सुने होंगे ना, तार आया तार आया तार आया, ठीक है ना, तो ये 1853 में टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। और ये टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई ये हम लोग जानते हैं। कलकत्ता, है ना, कलकत्ता 1800, डायमंड हार्बर, ठीक है ना, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच या पहली लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, जो तार आया सुनते हो, कलकत्ता से डायमंड हार्बर। लेकिन ये चालू नहीं हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था लाइन वह था कलकत्ता से आगरा के बीच। कलकत्ता से आगरा के बीच। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना, कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, पढ़ाए थे ना, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। इसे हम बता देते हैं, जॉब चारनर। और फेमस सिटी ऑफ कोलकाता किन 3 गांवों से मिलकर बना, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर करो। सूतानाथी, कालीकता प्लस गोविंदपुर, ये बताए थे। और ये तीनों विलेज मिलकर क्या बनता है, फेमस सिटी ऑफ कोलकाता बनता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। इससे आगे के क्रम को हम लोग देखते हैं। 1853 में ही फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। कब, 1853 में ही। 1853 में भैया बहुत कुछ हुआ था, ठीक है, क्या नहीं हुआ था। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सब चीज को बदला जा रहा था। 1853 में भी बहुत कुछ हो गया था, ठीक है ना। रेलवे लाइन बिछाई गई, टेलीग्राफ आया, ठीक है, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। और नाम क्या था उस कॉलेज का नाम, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज। थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जो प्रेजेंट डे में
किस चीज के नाम से जानते हैं? आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज को, आईआईटी रुड़की के नाम से। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो तो आईआईटी रुड़की किस स्टेट में है, ठीक है ना। अब 1854 में देखोगे तो पहली पोस्टल की शुरुआत की गई और पहला स्टंप जारी किया गया। कब? 1854 में। फिर से बोल देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लो। 1854 में पहली पोस्टल की शुरुआत की गई और पहला स्टंप जारी किया गया और 1854 में ही पीडब्ल्यूडी की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? पीडब्ल्यूडी की भी शुरुआत की गई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई। अब डलहौजी को भैया ना घूमने का बड़ा शौक था, उन्हें वजह कलकत्ता में गर्मी लग रहा था, ठीक है। अब बोला भैया चलो कहीं ठंडा जगह चलो, तो गर्मियों की राजधानी वो बना लेते हैं डलहौजी साहब, शिमला। और गर्मियों में कहाँ निकल जाते हैं? शिमला। गर्मियों में शिमला निकल जाते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कौन सा हो गया? शिमला हो गया। और ऐसे राजधानियों कहाँ बनाए हुए थे? कलकत्ता बनाए हुए थे, लेकिन गर्मियों के दिन वह शिमला निकल जाया करते थे। अब देखोगे 1856 में, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि जो लोग विधवा होते थे ना उन्हें उस महिलाओं की कोई भी इज्जत नहीं होती थी, उन्हें इज्जत नहीं दिया जाता था, समाज में उन्हें नहीं पूछा जाता था, विधवा महिलाओं की कोई पूछ नहीं थी। इस ओर काम करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट था वो पास किया गया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास किया गया। और देखोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे नारायण का विवाह एक विधवा महिलाओं से कराया गया। तो बोलते हैं ना कि पहले एग्जाम्पल खुद पे सेट करना चाहिए। यहाँ तो आज के दौर में लोग दूसरे पे एग्जाम्पल सेट करते फिरते हैं, दूसरे की गलती गिनाते फिरते हैं। यदि दिन में गलतियां एक खुद खोजो तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे। अब ये बताओ कि आपके पास इतना फुर्सत है जी, आपके पास इतना फुर्सत है कि दूसरे की गलतियां गिनाओ? अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर पीएचडी करना है ना, तो अपने ऊपर नहीं करना है हमको, दूसरे के ऊपर पीएचडी करना है। भैया दूसरे की जिंदगी काहे सुधार रहे हो? पहले खुद की जिंदगी सुधार लो। दिन भर में अपनी एक गलतियां खोजो और वो सोचो कि अगले दिन वह गलतियां ना हो। इस ओर हमें काम करना है, ठीक है ना। अब देखोगे 1854 में एक एजुकेशन कमीशन को भारत बुलाया गया था जिसका नाम था वुड डिस्पैच। और उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? चार्ल्स वुड उसके अध्यक्ष थे। और प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्हें भारत भेजा गया था। मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए किन्हें भारत भेजा गया था? चार्ल्स वुड को भेजा गया था, ठीक है ना। वुड डिस्पैच भारत आया और उसके अध्यक्ष वुड्स। और किस लिए आए थे? प्राइमरी एजुकेशन के लिए आए थे। कब आए थे? 1854 में आए थे। अब आगे के क्रम को हम लोग देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वाइसराय किस तरीके से आए थे, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो वाइसराय में कैसे कन्वर्ट हुआ, और उस बीच 57 की क्रांति किस तरीके से लड़ी गई और उस क्रांति को किस तरीके से दमन किया गया, किस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ी। इस तरीके से घटनाएं क्रम जब हम लोग देखते चलेंगे तो 1947 तक लास्टली हम लोग एंड करेंगे। और यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। एटलीस्ट 1 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, फिर जाकर आप क्वेश्चन बनाइए, देखिए कि आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, उस चैप्टर में पढ़ेंगे वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।